नमस्कार। अभी हम लोग ग्रेजुएशन पार्ट 3 का ऑनर्स पेपर में पेपर 7th साइकोलॉजी से इस टॉपिक को सॉल्व हम करेंगे, चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है मनोवैज्ञानिक शोध विधि एवं इसकी विशेषताएं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर KBS साइंस कॉलेज उचैठ बेनीपट्टी मधुबनी से इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि मनोवैज्ञानिक शोध विधि एवं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ज्ञान किसी विषय के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं। विज्ञान संपूर्ण अनुभव के लिए जाने वाले जगत को समझने की एक विधि है और यह वह विधि है जिसका लक्ष्य अंतिम सत्य की खोज करना होता है। स्पष्टतः देखा गया है कि कुछ तथ्यों, घटनाओं तथा वस्तुओं का विश्लेषण करना है ताकि इसके कारण संबंधों का पता लगाया जा सके। कार्ल लॉवेल जे ने अपने उदाहरण में, अपने परिभाषा में इन्होंने जो बताया है कि प्रत्येक विज्ञान संसार के प्रत्येक एक दृष्टिकोण, एक धारणा, प्रमाणित ज्ञान का एक व्यवस्थित ढांचा और खोज करने की एक पद्धति है। थॉलस ने भी कहा है कि वैज्ञानिक विधि सामान्य नियमों के खोज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रवृत्तियों की एक व्याख्या है जो कि विभिन्न विज्ञानों में कई बातों पे भिन्न होते हैं, फिर भी एक सामान्य प्रकृति को बनाए रखती है। कार्ल पियर्सन ने भी अपना वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय सामग्री में। इस तरह से उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि मनोवैज्ञानिक विधि किसी तथ्य अथवा घटना से संबंधित वस्तुनिष्ठ रूप से जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका है। इसमें अवलोकन, परीक्षण, विश्लेषण, प्रयोग, वर्गीकरण द्वारा वास्तविकता को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। अब देखा गया है कि यह घटना छिपे हुए तथ्यों या वास्तविकता को प्राप्त करने का एक मार्ग है। मनोवैज्ञानिक विधि का व्यवहार इस दृष्टिकोण से निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में किया जा सकता है। पहला है जैसे कि प्रयोग। इसमें हम देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक विधि का एक महत्वपूर्ण पक्ष प्रयोग भी है। चैपलिन के शब्दों में अगर हम जानेंगे, उन्होंने बतलाया है कि प्रयोग में वैज्ञानिक वातावरण को विशेष रूप से परिचालित करता है ताकि उन पूर्ववर्तीय परिस्थितियों को अच्छी तरीके से समझा जा सके जिसे कारण कोई घटना घटती है। दूसरा है स्वाभाविक निरीक्षण। जैकलिन ने भी अपने शब्दों में कहा है कि स्वाभाविक निरीक्षण का अर्थ तथ्यों का वस्तुनिष्ठ निरीक्षण होता है। अभिलेखन तथा व्याख्या उसी रूप में करना है जिस रूप में वह प्रकृति में पाए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक विधि का एक पक्ष सामाजिक विज्ञान अथवा व्यवहारपरक विज्ञान वजह से मनोवैज्ञानिक समाज विज्ञान, मानव विज्ञान आदि में प्रधानता से होता है। अब इसकी विशेषताओं पे भी हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहला पॉइंट है नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल। कंट्रोल शब्द से पता चल जाता है कि नियंत्रण शब्द से जुड़ा हुआ है। नियंत्रण वातावरण का अर्थ वह अध्ययन परिस्थिति से है जिसमें निरीक्षित तत्व का एकमात्र कारण परिचालित चर होता है। चैपलिन ने इस पर कहा है कि नियंत्रण का अर्थ प्रायोगिक अवस्थाओं को इस ढंग से व्यवस्थित करना है जिससे यह निश्चित हो सके कि अनुसंधान के अंतर्गत प्रयोगात्मक अथवा स्वतंत्र चर की ही प्राप्त परिणामों के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा है सत्यापनशीलता, वेरिफिएबिलिटी। किसी वैज्ञानिक विधि को न केवल वह वैज्ञानिक स्वयं दोहराकर
अपने द्वारा प्राप्त परिणाम की सत्यता की जांच करते हैं, बल्कि दूसरे वैज्ञानिक भी उसे बार बार दोहराकर उस परिणाम की सत्यता की भी जांच करता है। तीसरा है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में देखेंगे कि शोधकर्ता अपने अध्ययन को बार बार दोहराते जाता है। क्या करता है? बार बार दोहराते जाते हैं तथा प्राप्त परिणाम की सत्यता को प्रमाणित करता है। यदि सदा एक ही तरह का अगर परिणाम बार बार अगर आता है तो इससे समझा जाता है कि अध्ययन विश्वसनीय है और उसे स्वीकार कर लिया जाता है। चौथा है वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में देखेंगे कि शोधकर्ता किसी घटना या तथ्य का अध्ययन उसी रूप में करता है जिस रूप में वह घटित होता है। वह अपने व्यक्तिगत कार्य को तथा आवश्यकता, पूर्वाग्रह आदि से प्रभावित नहीं होता है। इसके दो भाग में विभाजित हम कर सकते हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ ज्ञान और दूसरा है आत्मनिष्ठ ज्ञान। वस्तुनिष्ठ ज्ञान से तात्पर्य है कि इसे वैज्ञानिक ज्ञान भी कहा जा सकता है या कहते हैं। इस प्रकार का ज्ञान अध्ययनकर्ता के अनुकूल नहीं बल्कि घटना या तत्व के अनुकूल होता है। दूसरा है जो कि यह ज्ञान निरीक्षण घटना तथा तत्व के अनुकूल नहीं बल्कि निरीक्षक या अध्ययनकर्ता के अनुकूल होता है। वह अपनी आवश्यकता पूर्वक अनुभूति पूर्व धारणा से प्रभावित होने तक होकर इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करता है। पांचवा है उच्च विश्वसनीयता यानी कि हाई रिलेबिलिटी। इसके आधार पर विभिन्न परिस्थितियों या समस्याओं में प्राप्त परिणाम में स्थिरता या संगति अधिक पाई जाती है। कोई विधि उसी सीमा तक वैज्ञानिक होती है जिस सीमा तक उसके परिणाम में स्थिरता होती है। छठा है फ्यूचर प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी कुशलता। भविष्यवाणी कुशलता में इसके आधार पर सफल भविष्यवाणी करना संभव होता है। क्या होता है? सफल भविष्यवाणी करना संभव होता है। कोई विधि उसी हद तक वैज्ञानिक होने का दावा कर सकती है जिस हद तक यह भविष्यवाणी करने में कुशल होती है। सातवां है सिद्धांत यानी सिद्धांत तथा नियम। यह विधिवत होता है। इसका अर्थ यह होता है कि वैज्ञानिक सबसे पहले कोई परिकल्पना बनाता है। वैज्ञानिक सबसे पहले कोई परिकल्पना तैयार करते हैं और अपने अध्ययन के आधार पर इसकी सत्यता की जांच करता है। जब परिकल्पना सही प्रमाणित हो जाती है तो उसे सिद्धांत का रूप दे दिया जाता है और उसके विपक्ष में कोई प्रमाण नहीं मिलता है या उसे कोई दूसरा वैज्ञानिक खंडित नहीं कर पाता है तो उसे नियम के रूप में दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जब कोई खंडित नहीं करते हैं वैज्ञानिक तो उसको नियम के रूप में दे दिया जाता है। आठवां है परिशुद्धता प्रिसीजन यानी कि परिशुद्धता में हम देखेंगे कि इसका अर्थ मोटा मोटी तौर पे अध्ययन का मापन की यथार्थता तथा स्थिरता है। कोई भी उसी सीमा तक परिसिद्ध होती है जिस सीमा तक उसके आधार पर किया गया अध्ययन यथार्थ होता है। भौतिक विज्ञानी की विधि में यह गुण अधिक पाया जाता है और व्यवहार पर एक वैज्ञानिक तथा सामाजिक वैज्ञानिक की विधि में यह गुण अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। नौवां है विश्वसनीयता यूनिवर्सलिटी। वैज्ञानिक विधि में के आधार पर जो परिणाम या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वह सभी निष्कर्ष पर सर्वत्र लागू हो जाता है, सर्वत्र लागू होता है। जैसे न्यूटन ने जो गुरुत्व का नियम वैज्ञानिक विधि के आधार पर निकाला वह सभी स्थलों के लोगों के लिए कल भी सही था, आज भी है और कल भी आने वाले समय में रहेगा। अब इस तरह से हम मोटा मोटी तौर पे समझ गए हैं, स्पष्ट कर सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक विधि की उपयुक्त कई विशेषताएं होती हैं।
भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान इत्यादि विज्ञान की अध्ययन में यह विधि सभी विशेषताएं पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। लेकिन मनोवैज्ञानिक, समाज विज्ञान आदि सामाजिक विज्ञानों या व्यवहारों विज्ञानों की विधि में यह विशेषताएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस आधार पर मोटा मोटी तौर पर मनोविज्ञान को भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान की तरह पूर्ण विज्ञान नहीं माना जाता है। इसीलिए यह कहना युक्ति संगत होगा कि मनोविज्ञान उसी हद तक विज्ञान होने का दावा कर सकता है जिस हद तक विधियाँ मनोवैज्ञानिक है। अब हम इसके आगे भी टॉपिक को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन का अगर जवाब लेना हो तो उसको आप ज़रूर कमेंट में करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी नए नए साइकोलॉजी से जुड़े हुए आपको क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। धन्यवाद।